नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात हम करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की। देखिए, दरअसल देश के आयकर दाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। व्यक्तिगत करदाता अब 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 119 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई है। वहीं सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए भी कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की जो समय सीमा है उसे भी 1 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। अब कंपनियां 15 जुलाई तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर सकेंगी। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो समय सीमा है अब वो 31 जुलाई 2022 होगी। तो आज के इस कार्यक्रम में आज हम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं टैक्स मामलों के जानकार और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन जी। वेद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका इस कार्यक्रम में। बहुत दिनों के बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। सर कैसे हैं? धन्यवाद। सर, ये सबसे पहले तो हम आज इनकम टैक्स पे बात कर रहे हैं और कैसे उसको रिटर्न फाइल किया जाए उसकी पूरी प्रोसेस को हमारे दर्शकों के लिए सर ये बताएं कि सरकार ने जो ये डेट इसकी बढ़ाई है 30 सितंबर तक, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें इस समय अवधि का फायदा मिलेगा? देखिए, जो नॉर्मल डेट है वो 31 जुलाई होते हैं और क्योंकि इस वर्ष अप्रैल और मई के महीने में जो 2 महीने थे वो कोविड की सेकेंड वेव कंट्री के अक्रॉस थी चल रही थी। महाराष्ट्र था, दिल्ली था और भी स्टेट थी, उस पर चैलेंज था। तो जो 2 महीने लगभग अप्रैल और मई के थे वो कोविड-19 से इफेक्ट होने की वजह से काफी स्टेट में लॉकडाउन था। लॉकडाउन होने की वजह से एम्प्लॉयर के ऑफिस, एम्प्लॉइज के ऑफिस, इंडिविजुअल ऑफिस काम नहीं कर पा रहे थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये ठीक किया कि 31 जुलाई की डेट बढ़ा के 2 महीने का पीरियड 30 सितंबर 2021 का दे दिया गया है। अब मैं देख रहा हूं कि 1 जून के बाद लगभग देश में स्थिति लगभग नॉर्मल है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट है सदर्न इंडिया की, केरला, जहां पे थोड़ा सा अभी भी इश्यू चल रहे हैं, लेकिन अब स्थिति नॉर्मल है। तो इस परिस्थिति में सभी ऑफिस काम कर रहे हैं, बैंक भी काम कर रहे हैं, तो सभी करदाता अपना अपना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं और आने वाले 2 महीनों के अंदर 30 सितंबर 2021 से पहले अपने अपनी टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने शुरू में कहा, क्योंकि एम्प्लॉयर को एक फॉर्म नंबर 16 इशू करना होता है और जिसमें वो एम्प्लॉइज की जो सैलरी दी है, परक्विजिट दी है, जो उसका टैक्स काटा है उसके बारे में बताते हैं। उसकी भी अवधि बढ़ा के 15 जुलाई कर दी है, जो अगले हफ्ते खत्म हो रही है 15 जुलाई तक। वो फॉर्म 16 आने के बाद सब एम्प्लॉइज के लिए, इंडिविजुअल के लिए बड़ा आसान हो जाएगा अपनी टैक्स रिटर्न भरने का। इस साल एक और अच्छा जो काम किया है वो ये है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ऑटो पॉपुलेटेड होगी, जिससे कि आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयर ने और जो और जगह से इंफॉर्मेशन आई है और आपकी जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, जैसे आपका इंडिविजुअल नंबर है, एड्रेस वगैरह है, वो सारी आपके रिटर्न में भरकर आएंगी और आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी एक सुविधा अपने आप में काफी अहम होगी। अब ये मेरा कहना है कि सभी व्यक्ति जिनको की जो टैक्स करदाता है वो अपनी कोशिश करके अपना डाटा इकट्ठा करें और जो डाटा इकट्ठा करना है उसमें ये इंश्योर करें कि जितना भी इनकम है, जो भी टैक्सेबल इनकम है, उसको पूरा करेक्टली रिपोर्ट करें। कई बार गलती ऐसी हो जाती है कि जो बैंक में खाता खोला है उसका कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है, कोई फिक्स डिपॉजिट जमा कराया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो लेना रह जाता है। कभी कभी कोई जो निवेश किया हुआ है किसी कंपनी में उसका जो डिविडेंड आता है, क्योंकि इस वर्ष से अब डिविडेंड टैक्सेबल आपके हाथ में हो गया है, तो आपको डिविडेंड की इनकम भी सारी दिखानी है। पहले डिविडेंड की इनकम एग्जम्प्ट होती थी, वो भी आपको दिखानी है। कोई और फैसिलिटी मिली है वो भी हुई दिखानी है आपको। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अभी हो गया है कि जो अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले बोर्ड ने एक और कंसेशन दी है कि जो आपको कोविड की 19 की जो रिलीफ और जो मिली है वो अब एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बारे में भी एक जो रिवाइज फॉर्म 16 और जो आएगा उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपको एक रिटर्न भरनी है। इंडिविजुअल के केस में इंपॉर्टेंट है कि 30 सितंबर 2021 तक आप अपना ये जो आपका रिटर्न भरने का कार्य है ये अपना पूरा कर लें।
ठीक है। वेद सर, एक बार फिर से कि जो व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स हैं वो जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उन्हें टैक्स फाइल करने वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, अगर वो खुद कर रहे हैं तो। दूसरी बात, अगर वो किसी दूसरे के थ्रू करवा रहे हैं या अगर वो खुद भी कर रहे हैं और जो ऐप है जो सरकार ने दिया है जिस ऐप को, उस ऐप के थ्रू वो खुद कर रहे हैं, तो किन की चीज़ों की सावधानियां रखने की ज़रूरत है? देखिए, ऐप से सबसे बड़ा आसान काम ये हो गया है कि आपकी रिटर्न की कैलकुलेशन जो है वो बड़ी इजी हो गई है। आपको सिर्फ डाटा फीड करना है और वो ऐप आपकी कंप्यूटेशन इनकम की कितनी टैक्सेबल बनती है, कितना टैक्स बनता है, जिस डेट पे आपने टैक्स जमा कराया है उसको भरने के बाद आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बनती है, 234B की, सी की जो बनती है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। अब आपका सवाल है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी। अब मैं एक साधारण व्यक्ति की टैक्स की रिटर्न लेके चलता हूं कि जो किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है या कहीं किसी क्षेत्र में एम्प्लॉयड है। जी जी। उसकी मेन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम एक सैलरी की इनकम होती है। हम्म। सैलरी की इनकम का एम्प्लॉयर का दायित्व है कि उसके ऊपर टैक्स काटे, उसकी कैलकुलेशन करे और फॉर्म 16 भरे। तो जो आपको फॉर्म 16 मिला है एम्प्लॉयर से, वो आपको अपने सामने रखना है। उसके अंदर जो आपको सैलरी मिली है, जो उसने डिडक्शन दी है, जो परकेज टैक्स किए हैं, वो सारे आपको उसके अंदर आपके रिटर्न के अंदर फिल इन कर देने हैं और ये आपका फॉर्म 16 से मैच करना चाहिए। दूसरा, ऐसे केस में नॉर्मल है कि आपके पास कोई बैंक का खाता होगा। अगर कोई बैंक का खाता है तो उसके ऊपर सेविंग बैंक का कोई ना कोई इंटरेस्ट आता है। हर 6 महीने में बैंक नॉर्मली इंटरेस्ट देता है, 3 महीने बाद भी देते हैं कुछ बैंक। तो उस इंटरेस्ट की इनकम भी टैक्सेबल होती है, तो वो इनकम आपको इंक्लूड करनी है। कुछ आपकी जो सेविंग्स हो जाती हैं, तो सेविंग होने के बाद आपको वो फिक्स डिपॉजिट भी बना लेते हैं आप, कुछ या आप निवेश कर लेते हैं। अगर वो कुछ ऐसा है तो उसकी इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो आती है, वो बैंक से आपको एक सर्टिफिकेट 16A जिसे कहते हैं, अगर उसमें कोई टैक्स कटा है तो वो भी ले लेना है। वो इनकम भी आपको इंक्लूड कर लेनी है। इसके अलावा आपने जो सेविंग्स की है जिसको आपको छूट मिलती है, जैसे आपने कोई प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन की है, कोई आपने नेशनल पेंशन सेविंग फंड में पैसे जमा कराए हैं, जो आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, बाय एंड लार्ज एम्प्लॉइज के केस में ये सारी जो डिडक्शन है ये एम्प्लॉयर दे देता है, क्योंकि आपने अपने एविडेंस एम्प्लॉयर को दे दी। अगर किसी वजह से कोई आपने ऐसी निवेश किया है जिसकी छूट मिलती है और आपने अगर उनको एम्प्लॉयर को नहीं दिया, तो वो भी कागज आपको इकट्ठा करके आपको अपने सामने रखना है। इसके अलावा बाय एंड लार्ज एम्प्लॉयर के एम्प्लॉइज के वाले केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है, तो आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनको की रेंट की इनकम आती है, रेंट कोई प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे दिया हुआ आपके नाम पे है, तो उस रेंट की इनकम को भी आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। जो आपको रिबेट मिलता है वो रिबेट 30% का मिलता है, लेकिन क्योंकि आप ऐप यूज करेंगे तो जैसे आप रेंट की इनकम उस पर भरेंगे तो वो आपको नीचे जाके रिबेट दे देगा। आपने कोई हाउस टैक्स दिया है जो नॉर्मली लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी होती है, उसकी आपको छूट मिलती है, तो वो आपकी फिगर है, वो आपको डाटा निकाल के रखना है। बैंक स्टेटमेंट आपको बहुत सीरियसली एनालाइज करनी है। 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की आपको हर बैंक, जहां भी आपका खाता है, आपको वो बैंक स्टेटमेंट ले लेनी है और उस बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो हर एक को एग्जामिन करना है। जो क्रेडिट आया है बाय एंड लार्ज सैलरी की इनकम का आया होगा, या बैंक का इंटरेस्ट आया होगा, या कोई निवेश किया है तो उसकी इनकम आई होगी, वो आपको अपनी इनकम में इंक्लूड करनी है। इसी तरह से जो आपने डेबिट किया है तो आपको देखना है कि वो डेबिट में कोई छूट तो नहीं मिलती मुझे। जैसे आपने कोई एनएससी का, पीएफ का पेमेंट किया अगर, या एनपीएस की पेमेंट किया, इसके अलावा मेडिक्लेम है, वो भी अगर आपने क्लेम किया तो उसका कागज भी आपको चाहिए, वो आपको निकाल के रखना है, वो आपको रिटर्न के अंदर उसका क्लेम भी ले सकते हैं, वो आप लेना है। इसके अलावा कोई और किसी तरह की विशेष है, जैसे कि एक बच्चों के लिए सुकन्या निधि योजना के लिए आपने कुछ किया है, या आपने ट्यूशन, उसके वो जो कंसेशन मिलती है वो भी आपको, अगर कोई एविडेंस है तो वो आपको निकाल के रखने हैं। तो अगर ये बैंक अकाउंट वगैरह ये सारे आप देख लेंगे तो आपकी ये रिटर्न बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निवेश आप अपनी स्पाउस के नाम से कर देते हैं जो आपकी इनकम है, या माइनर बच्चों के नाम में कर देते हैं। अब इनकम टैक्स के अंदर माइनर बच्चे की इनकम आपके हाथ में इंक्लूड होती है, जिस वाइफ एंड हस्बैंड में जिसकी इनकम ज्यादा हो। तो आपको माइनर बच्चे का कोई खाता खुला हुआ है, अगर उसमें कोई निवेश आ रहा है, कोई ब्याज की इनकम आ रही है, कोई और आपने किया है, तो उस इनकम को भी आपको अपनी इनकम की रिटर्न में इंक्लूड करना है। एक 1500 रुपए साल की छोटी सी छूट मिलती है, लेकिन इसके अलावा वो सारी इनकम टैक्सेबल होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मान के चलना चाहिए कि जो पैसा आपने कमाया है, अगर आप वो अपनी स्पाउस के नाम ट्रांसफर करते हैं तो उसकी भी जो इनकम है वो आपके अकाउंट में ही
टैक्सेबल होती है। कई बार ये गलती हो जाती है कि भाई वो इनकम छूट जाती है, तो ये गलती ना करें। तो ये ठीक। साधारणतः एक व्यक्ति के लिए मैं मानता हूं कि जो सैलरीड है उसके लिए सिमिलर प्रोसीजर है। जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, पेंशन आती है जिनको, उनकी सैलरी इनकम की जगह पेंशन इनकम आएगी, उसका भी फॉर्म 16 मिलता है, उसको भी पेंशन इनकम को इंक्लूड कर लें। रिटायर्ड आदमी के निवेश काफी होता है, जैसे कि कोई रिटायर्ड पेंशन वाले जो अकाउंट है उसमें निवेश किया हुआ है या कोई और निवेश किया हुआ है, तो वो ब्याज की इनकम आपको इंक्लूड करनी है। जो आपको एक रिटायर्ड एम्प्लॉइज को बैंक इंटरेस्ट पे 50,000 रुपए की जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है वो आप ले सकते हैं। ओके। ऑर्डिनरी आदमी को वो सिर्फ 10,000 रुपए की सेविंग बैंक इंटरेस्ट की छूट मिलती है, वो आप ले सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ कागज इकट्ठे करने हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अब जो इनकम टैक्स ने जो रिटर्न अपलोड की हुई है, जो ऐप बनाया हुआ है, आप अगर डेटा अपना पंच कर देंगे तो आपकी जो छूट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाती है और वो करते हैं। फिर अगर भी आपका टैक्स का रिफंड बनता है तो वो रिफंड उसमें नजर आएगा, वो आप क्लेम हो जाएगा। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी भी जरूरी है ताकि वो इंटरेस्ट जो आपका रिफंड अगर कोई बनता है तो वो वहां पर आ जाए। आज की डेट में ये मैंडेटरी है हर टैक्स पेयर के लिए, जितने उसके बैंक अकाउंट है वो सारे बैंक अकाउंट उसमें डिस्क्लोज किए जाए। ठीक है। कुछ केसेस में जिन लोगों का निवेश इंडिया से बाहर है तो उसमें भी ये एक ऑब्लिगेशन है कि फॉरेन एसेट्स अगर आपकी कोई भी है उसका डिस्क्लोजर करें। आप कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है, ये आज की डेट में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, कई लोग बाहर जाके नॉन रेजिडेंट थे, रिटायर्ड होकर यहाँ आ जाते हैं या छोड़ के वापस आते हैं, उसके बाद उनका कुछ बैंक अकाउंट या निवेश बाहर रह जाता है, तो वो भी इनकम आपको इंक्लूड करनी है, क्योंकि आप रेजिडेंट बन गए हैं तो आपको वो डिस्क्लोजर करना भी बहुत जरूरी। मेरा मानना है ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है वेद सर, बहुत से लोग जो पहली बार इस असेसमेंट ईयर में अपना टैक्स भरने के लिए जा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए कि सरकार की तरफ से या सरकार कैसे कैलकुलेट करती है कि एक व्यक्ति की अगर इतनी सैलरी है तो किस तरह से उस पर टैक्स कितना बनता है, एक तो ये जानकारी। दूसरी बात कि अगर वो छूट लेना चाहता है इनकम टैक्स में तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, जो व्यक्ति पहली बार रिटर्न भर रहा है या पहले नहीं भरी है नहीं भरी है, उससे या भरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम सैलरी से आ रही है तो आपका सारा इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करने का दायित्व आपके एम्प्लॉयर के ऊपर है। मैं एक साधारण व्यक्ति की लेके चलता हूं कि आज एक बच्चा पढ़ के निकला, कैंपस इंटरव्यू में उसकी सिलेक्शन हो गई और उसको एक जॉब मिल गया, और जिस जॉब में उन्होंने कहा कि आपका जो पैकेज है वो 6 लाख रुपए साल का, 50,000 रुपए महीने के हिसाब से नॉर्मली एक पैकेज हो जाता है। उस पैकेज में उन्होंने कहा हम आपको सैलरी देंगे ऐसे कि आपकी मान के चलते हैं कि 30,000 रुपए पर मंथ की हम आपको सैलरी देंगे, 10,000 रुपए पर मंथ हम आपको हाउस रेंट अलाउंस देंगे, हम आपको कोई पीएफ की कंट्रीब्यूशन देंगे, हम आपको कोई और अलाउंसेस देंगे कार के नाम के वर्क करने के लिए। ये जब आपको मिलता है तो आपकी 6 लाख रुपए की है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है इसके बेसिस पे आपसे डिटेल मांगता है कि देखिए हम आपको ये हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, तो क्या आप कोई रेंट दे रहे हैं? अगर रेंट दे रहे हैं तो हमें दे दीजिए, हम उसकी छूट दे सकते हैं। तो उसके इनकम टैक्स में एक रूल है कैलकुलेट करने का कि भाई उस हाउस रेंट के अलाउंस के ऊपर कितना आपको छूट मिलेगी, जो एक पर्टिकुलर फार्मूला है। ये एक ऑटो पॉपुलेटेड टैक्स रिटर्न में भी हो जाता है और या एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 में देता है। अगर आप कोई हाउस रेंट अलाउंस नहीं दे रहे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से आपका कोई आपने मेडिक्लेम पेमेंट किया है तो वो मेडिक्लेम है उसकी डिडक्शन 80DD में वो मिल जाएगी जी। आपने कोई नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है उसकी आपको छूट मिल जाएगी, 80C में जो छूट मिलती है वो एक अलग से आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे परक्वेज ऐसे हैं जो टैक्सेबल नहीं होते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपए से ऊपर की ज्यादा की बनती है जी, तो अब आपके ऊपर एक दायित्व बन गया है कि आप इसकी रिटर्न भरेंगे और वो फॉर्म 16 के बाद आपके पास आएगा, क्योंकि 6 लाख रुपए की ग्रोस इनकम है आपकी तो करके आएगा। आप कुछ नहीं करना, फॉर्म 16 लेना है। और जैसे मैंने कहा कि पैन आपको ऑफ कोर्स आपके पास आ गया होगा, क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया एम्प्लॉयर ने आपसे मांगा होगा, टीडीएस के टाइम पे वो मैंडेटरी हो जाता है कि एम्प्लॉयर काट रहा है, अदरवाइज रेट बढ़ जाता है, तो पैन आपने लिया हुआ है। उस पैन को भर के आप अपना नेम, एड्रेस और बैंक स्टेटमेंट अपने सामने रख लें और आपके पास जो इंटरेस्ट और कोई और इनकम है उस सबको ले लें। इससे पहले फर्स्ट टाइम भरने वाले रिटर्न वाले के ऊपर कोई लंबा चौड़ा ऑब्लिगेशन नहीं है। सिर्फ जो डाटा मैंने बताया ये अपना कलेक्ट करके कागज कलेक्ट कर लें और उसके बेसिस पे वो रिटर्न भर दें।
ठीक है। वेद जैन, एक सर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बहुत से लोगों के माइंड में है जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आते रहते हैं। उनका सर सवाल ये है कि अगर कोई टैक्स पेयर जिसकी मृत्यु उस फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर में हो जाती है, तो क्या मृत्यु के बाद भी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और कैसे करेगा फिर वो? देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारे टैक्स पेयर जो होते हैं, जो एजेड हैं, कोई और कारण से अगर डेथ हो गई है, तो अब देखिए, मैं दो परिस्थिति बता देता हूं। एक, जिस टैक्स पेयर की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डेथ हो गई। एक वो टैक्स पेयर जिसकी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हो गई। तो जो टैक्स की लायबिलिटी है वो इंडिविजुअल के ऊपर है। 1 अप्रैल 2020 से लेके क्या टैक्स जिस माफ हो डेट जाता तक है सर? डेथ हुई है, हाइपोथेटिकली एज्यूमिंग कि किसी व्यक्ति की डेथ अगर सपोज करिए 18 दिसंबर 2020 को हुई, हम्म। तो 1 अप्रैल से लेके 18 दिसंबर 2020 तक की उसकी इनकम वो उसी के हाथ में असेस होगी, क्योंकि वो उस समय अलाइव थे। 19 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2021 तक की इनकम उनकी नहीं मानी जाएगी। वो इनकम उनके लीगल हियर की जो भी होंगे, जिसके नाम में वो गए होंगे, उनकी मानी जाएगी। तो जो इनके लीगल हियर हैं, जो सन डॉटर वगैरह जो भी हैं, उसमें एक आपको उनके पैन के बदले में एक पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है कि आपको लीगल हियर सब्स्टिट्यूट किया जाए उनकी जगह पे। वो जरूरी है, क्योंकि जब आप साइन करने लगेंगे रिटर्न भरते करने में, जब आप लीगल हियर लिखेंगे तो वो आपसे पूछेगा इस बारे में। फिर आपको उनके बारे में 1 अप्रैल 2020 से लेके 18 दिसंबर 2020 तक की जो भी उनकी इनकम है, जो उनकी सैलरी है, जो भी उनकी कोई इंटरेस्ट है, कोई निवेश की इनकम है, कोई किराए की इनकम है, कोई और बिजनेस की इनकम है, वो सारी इनकम की कैलकुलेशन करके आपके ऊपर दायित्व है कि आप एज ए लीगल हियर उनकी रिटर्न भर दें। ड्यू डेट वही 30 सितंबर जो एक्सटेंडेड है 2021 की वो रहेगी। वो आप उनका टैक्स जमा करा दें। अब बनता है कोई रिफंड बनता है तो रिफंड क्लेम कर लें। वो सारा आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा इन द केस ऑफ सो एंड थ्रू द लीगल हियर सो एंड सो एंड। ये वो प्रोसेस है। तो अब इस केस में 19 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2021 तक की इनकम वो उनकी इनकम नहीं है, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। अब वो इनकम उनके लीगल हियर की, जिसको भी वो इनकम बिलोंग करती है, जो उनकी विल के हिसाब से है या जो भी फैमिली का सेटलमेंट है, उस व्यक्ति को उस इनकम को 19 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक की इनकम को अपनी इनकम के साथ जोड़ के रिटर्न भरनी है। वो अपनी रिटर्न में दिखाएंगे अपनी, क्योंकि वो इनकम अब उनकी हो गई है जी। इसी तरह से अगर उस व्यक्ति की डेथ अगर 31 मार्च 2021 के बाद हुई है, 2021 के बाद हुई है, तो 2021 के बाद 1 मार्च से 31 मार्च 2021 के बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक की वो पूरी की पूरी इनकम लीगल हियर फाइल करेंगे। आज की डेट में वो अपने आप को लीगल हियर सब्स्टिट्यूट करा लें, वहां पे नाम सब्स्टिट्यूट करा लें। ये एक प्रोसेस है जिसमें 10-12 दिन लगते हैं। बैंक से एक सर्टिफिकेट लेके भी फाइल करना पड़ता है, एक एफिडेविट भी फाइल करना पड़ता है कि मैं लीगल हियर हूं। वो प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं है, वो पूरा कर ले और 30 सितंबर 21 से पहले उनकी रिटर्न भी फाइल कर दे। और अगले वर्ष जिस डेट को डेथ हुई है 1 अप्रैल 21 से लेके जिस डेट तक की डेथ की, जो मैंने पहले प्रोसेस किया, वो इनकम फिर उन्हीं की होगी। तो अगले वर्ष उनको उतनी इनकम उनके हाथ में दिखानी है, उसके बाद वो लीगल हियर अपने हाथ में दिखा सकते। ठीक है। वेद सर, एक सवाल ये भी है कि कुछ लोग जो सही इनकम है जिस पर कि टैक्स उन्हें देना चाहिए वो सरकार से छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है? दूसरी बात, बहुत से लोग अपने वाइफ के नाम पे, जीवन साथी के नाम पर जो निवेश किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो भी खुलासा नहीं करते हैं। क्या कुछ इसके लिए लीगल जो एक्शंस है वो लिए जा सकते हैं? मैं दो बातें आपको बता दूं। देखिए, आज के कंप्यूटर और डिजिटाइज वर्ल्ड में यह नामुमकिन है कि कोई व्यक्ति अपनी डिटेल छुपा ले। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी क्या क्या डिटेल आपके बारे में पब्लिक डोमेन में या सरकार के पास है। कभी कभी मैं हैरान होता हूं, जो मुझे खुद नहीं पता होता, तो जो इनकम टैक्स की डिटेल में नजर आता है कि ये आपके बारे में पता है। आज की डेट में आपकी इनकम एम्प्लॉयर से आएगी या रेंट से आएगी या बिजनेस से आएगी, आपके बैंक अकाउंट है जी। सारे बैंक अकाउंट बाय एंड लार्ज आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटाइज्ड है। सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन है कि पैन नंबर लेना आपका मैंडेटरी है। पैन नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना जरूरी है कि आपका पैन नहीं है। अब ये सारा डाटा इनकम टैक्स पे जाता है। अब आप इस किसी भी बैंक अकाउंट को छुपा लेंगे तो इनकम टैक्स वालों को कंप्यूटर से
डाटा माइनिंग करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपने इस टैक्स रिटर्न में ये बैंक अकाउंट नहीं दिखाया, ये आपने निवेश किया ये नहीं दिखाया। तो ये आज की डेट में नाम को, इसी तरह से जो लोग स्पाउस के नाम और अपने जीवन साथी के नाम कुछ ट्रांसफर करके निवेश कर लेते हैं, और जैसे मैंने कहा कानून में वो इनकम आपके हाथ में टैक्स होनी चाहिए, तो जब वो जीवन साथी के हाथ में जो इनकम आपने ट्रांसफर की है तो आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होकर गई है, वो डिटेल आपके बैंक में अवेलेबल है। तो आज की डेट में वो डिटेल भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने स्पाउस के नाम ट्रांसफर किया है, पैसे कहाँ है, इसकी इनकम कहाँ है। तो ऐसा मत करिए, ये करना आज की डेट में नामुमकिन है। तो मेरा सभी करदाताओं से ये विशेष आग्रह है कि इस तरह की गलती करना आज की डेट में नहीं पकड़ी जाएगी, ये सोचना गलत है। सरकार के पास असेसमेंट रीओपन करने के बहुत सख्त कानून है, और अभी भी सरकार ने ऐसे केसेस में, बहुत सारे केसेस में पिछले दिनों में बहुत सारे नोटिस इशू किए हैं। अब आपने पूछा कि ऐसे में सरकार क्या कानून कर सकती है। देखिए, टैक्स की चोरी करने के बारे में, क्योंकि ये टैक्स की चोरी करेंगे, आप जब रिटर्न भरते हैं तो पीछे में एक वेरिफिकेशन होता है जिसमें आप लिखते हैं आई डू हियर बाई कंफर्म कि जो मैंने कहा है ये सच कहा है और इसके अलावा मेरी कोई और इनकम नहीं है। तो आपने वेरिफिकेशन गलत कर दी। तो पहली बात तो आपके ऊपर जब वो खुलता है केस तो आपके ऊपर पहले वो टैक्स मांगेगी सरकार, जिस डेट को वो टैक्स ड्यू था जब तक नहीं देंगे उसके ऊपर आपको ब्याज मांगेगी। जी सर। 234 ABC के बहुत सख्त कानून है ब्याज के बारे में, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ब्याज टैक्स के ऊपर। फिर इसके ऊपर पेनल्टी है, आज की तरह में दो तरह की पेनल्टी है। जो इनएडवर्टेंट एरर होती है उसके लिए सरकार कहती है भाई आपसे भूल चूक कोई गलती हो गई जो जानबूझ के नहीं नजर आ रही है, कॉमन सी है, उस पर सरकार 50% पेनल्टी मांगती है नए कानून में। इसके अलावा अगर वो जो जानबूझ के गलती है, जैसे आपने छुपा लिया, जो जब मैं बात कर रहा हूँ वो छुपाने वाली है, उसमें 200% की पेनल्टी आती है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर कितनी भारी पेनल्टी लग सकती है। आपने अगर 1 लाख रुपए की टैक्स की चोरी की तो 1 लाख रुपए तक का ब्याज और 2 लाख रुपए तक पेनल्टी। इसके अलावा आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आपको प्रोसिक्यूशन होने में आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो आज की डेट में इनकम टैक्स के कानून बहुत सख्त हैं। लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न में भी प्रोसिक्यूशन हो जाता है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस में भी प्रोसिक्यूशन हो जाता है। तो इनकम मत छुपाइए, बिल्कुल करेक्ट इनकम की कैलकुलेशन करिए, समय पर टैक्स दीजिए, समय पर रिटर्न भरिए और पूरी कंप्लीट भरिए, यही मेरा आग्रह है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है सर। और लगातार सरकार भी कहती रहती है कि आप समय पे टैक्स चुकाएं, ईमानदार टैक्स पेयर बने, चूंकि आप ही के टैक्स से ये देश चल रहा है, इसके विकास हो रहा है, तो इसलिए आप ईमानदारी से अपने टैक्स का जो है वो भुगतान करते रहे। वेद जी, सर आप आए इस कार्यक्रम में और इन तमाम बातों को हमसे साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मनी मंत्रा के आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।